नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है आप सभी का। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वंदे भारत में। आज के इस लेक्चर में हम संसद के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, संसद के जो सदस्य हैं यानी कि राज्यसभा और देखिए राज्य की विधानसभाओं और लोकसभा सदस्य जो हैं इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इन विशेष अधिकारों से अक्सर आपके एग्जाम में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस इनकी शक्तियां हैं जो को उनको दी गई हैं। ठीक है, ये क्या कार्य करते हैं इनके बारे में पूछा जाता है। कभी कभी ओटी वाइज क्वेश्चन आता है तो कभी लिखने के लिए भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका होता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि संसद क्या होती है। संसद जो है वह हमारी भारतीय व्यवस्थापिका का क्या है, एक अंग है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या है, शामिल होते हैं। दोस्तों, ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 195 में क्या है, कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन विशेष अधिकारों से कभी कभार आपके लिए क्या है, प्रश्न बनकर आता है। साथ ही साथ इन सदस्यों की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार के पावर इन लोगों के पास होते हैं या क्या ये काम करते हैं। तो कभी कभी यहाँ से आपके लिए लिखने के लिए भी, तो कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार का क्या है, प्रश्न बनकर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें संसद की शक्तियों के बारे में तो आप लोग याद रखिएगा, संसद की शक्तियाँ में लोकसभा और राज्य की विधानसभा सदस्यों की शक्तियाँ, ठीक है, ना कि राज्यसभा की शक्तियाँ। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं, लोकसभा और राज्य के विधानसभा सदस्यों की शक्तियाँ। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकारों के बारे में। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों को और राज्य की विधानसभा सदस्यों को जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार। तो देखिए, पहला विशेष अधिकार आप लोगों के लिए क्या है। पहले विशेष अधिकार में कहा गया है कि देखिए, मान लीजिए कोई बैठक हो रही है, उस बैठक के दौरान क्या है, संसद के सदस्य द्वारा कुछ गलत किया जाता है, तो उस बैठक के 40 दिन पूर्व, ठीक है, बैठक से 40 दिन पूर्व या पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, संसद के किसी भी सदस्य को क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब ये जो छूट है ना, ये केवल सिविल मामलों में दी गई है। ठीक है, किन मामलों में दी गई है, सिविल मामलों में क्या है, ये छूट दी गई है। अब सिविल मामले क्या होते हैं, तो देखिए, जब किन्हीं दो पक्षधारों के बीच किसी भी प्रकार की संपत्ति, लेन देन या समझौते को लेकर विवाद होता है, तो न्यायालय संविधान की भाषा में ऐसे मामलों को क्या है, सिविल मामले में गिना जाता है। ठीक है, और इनकी सुनवाई भी क्या है, सिविल कोर्ट में होती है। तो इस प्रकार के मामलों में क्या है, संसद के सदस्यों को ये छूट दी गई है कि अगर ऐसा कोई अपराध क्या है, संसद के किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, किसी की जमीन हड़प ली जाती है या किसी से समझौते में मुकर जाते हैं या किसी लेन देन के विवाद में फंस जाते हैं और उस समय कोई बैठक चल रही हो, तो उस बैठक के 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आपराधिक मामला हो, किसी का मर्डर वगैरह कर दे कोई संसद का सदस्य, ठीक है, क्या कर दे, कोई बहुत बड़ा आपराधिक मामला हो या कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देता है संसद का सदस्य, तब क्या है, उसको ये छूट प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात यहाँ पर ये कही गई है कि जो निवारक निरोध मामले होते हैं, इन मामलों में भी क्या है, संसद के सदस्य को ये छूट प्राप्त नहीं होती। अब प्रश्न ये भी बनता है कि निवारक निरोध होता क्या है। तो दोस्तों, निवारक निरोध जो है वह राज्य की एक संवैधानिक शक्ति है, जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को किसी संभावित अपराध के लिए हिरासत में ले सकता है। ठीक है, कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को
किसी संभावित अपराध के लिए हिरासत में ले सकता है। मीन्स अब कुछ आते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ बड़े बड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज होते हैं न्यायालय में, तो ऐसे में वो व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि सबूत मिटाने के लिए, ठीक है, उसको परेशान करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये तो हो जाता है पहली बार, ठीक है। पहले क्या कहा गया है कि किसी बैठक के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद संसद के सदस्य को किसी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी मामले से सीधा अर्थ है कि सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या कोई दूसरा बहुत बड़ा आपराधिक मामला होता है, या फिर निवारक निरोध कोई मामला होता है, तो उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा जो पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है, देखिए, संसद का जो सदस्य होता है, उस सदस्य को सदन में कही गई किसी भी बात के लिए न्यायालय में क्या है, दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। अब देखिए, संसद के जो सदस्य होते हैं ये आपस में लड़ते ही हैं, तो ऐसे में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी कर दी जाती है, कोई अमाननीय व्यवहार किया जाता है, तो उसके लिए क्या है, आप उस व्यक्ति को न्यायालय में क्या है, दोषी नहीं ठहरा सकते कि भाई साहब इसने मुझसे इस तरह का वार्तालाप या व्यवहार किया, इसको सजा दी जाए। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में क्या है, प्रावधान है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, सदन में कही गई किसी बात के लिए क्या है, दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आता हूं मैं आपको, फिर देखिए तीसरी बात ये कही गई है कि जिस समय सदन का सत्र चल रहा हो, जिस समय राज्यसभा और लोकसभा का कोई सत्र चल रहा हो, उस समय संसद के किसी भी सदस्य को न्यायालय में गवाही देने के लिए या न्यायालय में किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु या उस न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देने हेतु क्या है, मजबूर नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये अभी आप याद रखिएगा। तो ये तो क्या हो जाते हैं, तीन आपके क्या हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, जो कि संसद के सदस्यों को क्या है, दिए गए हैं, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार। इनमें से पहला है आपका कि किसी बैठक के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद क्या है, संसद के किसी सदस्य को किसी भी सिविल मामलों में क्या है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या कोई दूसरा अन्य आपराधिक मामला हो या निवारक निरोध मामला हो तो उसमें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उसको न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और संसद का सत्र जिस समय चल रहा हो उस समय उसे न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या किसी न्यायिक प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं और चलते हैं संसद के विशेष अधिकारों की तरफ, ठीक है। सॉरी, विशेष अधिकार तो हमने पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं संसद की शक्तियों के बारे में। शक्तियाँ भी आपके लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शक्तियों से भी क्या है, प्रश्न बनते हैं आपके, और लिखने के लिए भी आता है, अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं संसद की शक्तियाँ। तो पहली क्या शक्ति है, संसद की शक्तियों में पहली जो शक्ति आती है वो होती है विधायी शक्तियाँ या विधि निर्माण शक्तियाँ। मीन्स देखिए, आप सबको पता है कि संसद क्या करती है, एक कानून निर्माण करने वाली संस्था है, ये क्या है, एक विधायी या कानूनी संस्था है। तो संसद क्या करती है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर क्या है, कोई भी कानून बना सकती है। और अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर देती है, तो संसद क्या है, उस पर 1 वर्ष के लिए क्या है, विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है। संसद के द्वारा
जो निर्माण किया जाता है कानूनों का, तो संसद द्वारा निर्माण किए गए कानून संबंधी विधेयक जो है वो है संसद के किसी भी सदन में क्या है प्रस्तुत किया जा सकता है। आप उसको क्या है लोकसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो या फिर आप उसको राज्यसभा में भी प्रस्तुत कर सकते हो। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इन दोनों सदनों के द्वारा क्या है वो पारित होना चाहिए। बस आप उसे किसी भी सदन में कर सकते हो। इसके अलावा क्या है, देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा जो है उस विधेयक को पारित कर देती हैं तो राष्ट्रपति के पास उसको हस्ताक्षर के लिए क्या है भेजा जाता है कि राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करे और हस्ताक्षर कर क्या है उस पर अपनी स्वीकृति दें। अब राष्ट्रपति के पास भी अधिकार होता है कि वो साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या है संसद को पुनर्विचार के लिए कह सकता है या कोई संशोधन करने के लिए कह सकता है, लेकिन इसके बाद संसद जब राष्ट्रपति के पास क्या है उस विधेयक को संशोधित कर भेजती है या उसके पुनर्विचार के प्रस्ताव को नहीं मानकर भेजती है तो राष्ट्रपति क्या है इस बात के लिए बाध्य हो जाता है कि वो इस पर अपना हस्ताक्षर कर उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करे। तो ये होती है क्या, पहली शक्ति विधायी शक्ति या विधि निर्माण शक्ति। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी किसे कहते हैं विधायी शक्ति या विधि निर्माण शक्ति। आगे बात करते हैं हम और आगे आती है हमारी वित्तीय शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति आती है? वित्तीय शक्ति। इसको भी बड़ा अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये इम्पोर्टेंट है। देखिए संसद की अनुमति के बिना ना तो देश में कोई नया कर लगाया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार का कोई धन व्यय किया जा सकता है। शासन के सभी विभागों के आय तथा व्यय का जो अनुमान है वो संसद के समक्ष क्या है प्रस्तुत किया जाता है। अब इनका जो वार्षिक बजट होता है आने का और जाने का, तो ये जो खर्चा होता है इस खर्चे की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, धन किस प्रकार आएगा और कैसे लाया जाएगा, इन सब का निर्णय जो है वो संसद के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें तो यूँ तो ये क्या है संसद की शक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तविक दृष्टिकोण में क्या है ये संसद की नहीं बल्कि लोकसभा की शक्तियाँ हैं, क्योंकि कोई भी धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही क्या है प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा के बाद क्या है उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अब यहाँ पर भी ये वाली बात आती है कि राज्यसभा क्या है लोकसभा से उस विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है, संशोधित करने के लिए कह सकती है। ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव को मानना ना मानना ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। और ये जो वाला काम होता है आप याद रखिएगा ये न्यूनतम 14 दिनों के लिए होता है। ठीक है, कब होता है? न्यूनतम 14 दिनों के लिए होता है। अब 14 दिन बाद लोकसभा राज्यसभा के किसी भी प्रस्ताव को माने या ना माने या उसे उसी रूप में राज्यसभा के पास भेज दे तो ये जो विधेयक है वो दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि राज्यसभा के लिए कि उन्होंने हमारे विचार को नहीं माना या उन्होंने संशोधित नहीं किया, नहीं भाई हम अपनी मंजूरी नहीं देंगे। कानून है भेज दिया एक बार दोबारा से तो पारित माना जाएगा। और राष्ट्रपति की क्या है पहले से ही अनुमति ले ली जाती है तो राष्ट्रपति भी क्या है हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। ये हो जाती है क्या वित्तीय शक्ति। अब हम बात करते हैं आगे आती है क्या, आगे आती है हमारी देखिए कार्यपालिकीय शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति आती है? कार्यपालिकीय शक्ति। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे भारत देश में क्या है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत देखिए हमारे भारतीय देश की जो शासन प्रणाली है उसकी क्या विशेषता है कि यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका उर्फ मंत्री परिषद जो है लोकसभा के निचले संसद के निचले या लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति क्या होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, यदि लोकसभा के किसी भी सदस्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और अगर वो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हो जाता है तो क्या है पूरी सरकार गिर जाती है। याद रखिएगा आप लोग, ये चीज़ हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे, अभी हम व्यवस्थापिका पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है देखिए जो संसद है ये अपने तमाम प्रस्तावों के माध्यम से क्या है कार्यपालिका की शक्ति पर क्या है लगाम कसती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कार्यपालिका कोई गलत काम कर रही हो तो
काम रोको प्रस्ताव, भाई काम रोको, गलत कर रहे हो आप, ठीक है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जो काम है वो इस समय नहीं बल्कि आगे होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर कार्यपालिका किसी चीज़ पर किसी ध्यान नहीं देती तो उसका ध्यान उस चीज़ की तरफ खींचने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। इन प्रस्तावों के माध्यम से क्या करती है संसद, जो है कार्यपालिका की शक्ति को क्या है नियंत्रित करती है, और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी क्या है संसद में ही लाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद फिर आती है चौथे नंबर की शक्ति, वो आती है संविधान संशोधन शक्ति, ठीक है। क्या आती है, संविधान संशोधन शक्ति। चलिए इसको भी देखते हैं। तो अगर हम बात करें संविधान संशोधन शक्ति के बारे में, तो संसद को क्या है संविधान में संशोधन करने का भी क्या है अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि देखिए, एक तो क्या है संविधान संशोधन विधेयक जो है वो सदन, देखिए संसद के किसी भी सदन में क्या है प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन शर्त वही रहती है कि दोनों सदनों के द्वारा क्या है उसको मंजूरी मिलनी चाहिए। प्लस यहाँ पर ये कहा गया है कि वह संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा जो कि संविधान के मूल ढांचे को बिगाड़ दे। संविधान में संशोधन करो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन मत करो जिससे संविधान का मूल ढांचा ही गड़बड़ा जाए। ऐसा कहा था जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, इसने कहा था वर्ष 1973 में केशवानंद भारती के मामले में, ठीक है। जो कोई केस होगा केशवानंद भारती, इसके बाद हम बात करते हैं संसद की अन्य शक्तियों के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या है हम बात करते हैं संसद की अन्य शक्तियों के बारे में। तो अगर हम बात करें संसद की अन्य शक्तियों के बारे में, तो जैसे कि मान लीजिए संसद को क्या है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो तो संसद करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर को उनके पद से अपदस्थ करना, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पद से अपदस्थ करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का काम, ठीक है। राज्य में, देश में, ठीक है, देश के भीतर आपातकाल लगाना या उसको जारी करना या उसको आगे बढ़ाने का काम संसद के द्वारा होता है। और जो काफ़ी सारी स्वशासी संस्थाएं होती हैं, मतलब जो स्वयं के अंडर में रहती हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग हुआ आपका, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग, इन सभी का जो वार्षिक प्रतिवेदन होता है आय तथा व्यय का हिसाब, इसके ऊपर क्या है संसद ही विचार करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्या है ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है अपने डिजिटल प्रेम पर बरसाइएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो का नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।